नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर ये खास बुलेटिन न्यूज़ एट 10, जहां कई बड़ी खबरों पर विस्तार से करते हैं बात। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे संवाददाता। ऐसी तमाम खबरों को आज भी समेट कर लेकर हाजिर हैं मैं हूं शहला निगार। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक को करेंगे संबोधित। सम्मेलन में विमानन उद्योग से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर होगी चर्चा। पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना 3 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम गणमान्यों से करेंगे मुलाकात। जेईई एडवांस परीक्षा के नतीजे हुए घोषित। रजत गुप्ता रहे अव्वल। 50,000 से अधिक छात्रों ने किया क्वालिफाई। सफलतापूर्वक चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच। अल्जीरिया, स्पेन, ब्रिटेन, लाइबेरिया और ब्राजील समेत तमाम देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों को मिल रहा है व्यापक समर्थन। और विश्व शतरंज चैंपियन डी कुकेश की बड़ी जीत। नॉर्वे चेस के छठे दौर में नॉर्वे के दिग्गज और पूर्व विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जेईई नतीजों से जुड़ी हुई है। जेईई एडवांस परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। 54,378 अभ्यर्थियों ने जेईई एडवांस परीक्षा क्वालिफाई की है। इनमें 9,404 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। आईआईटी दिल्ली जोन के रजत गुप्ता ने 360 में से 332 अंक के साथ जेईई एडवांस परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आईआईटी खड़गपुर जोन के देवदत्ता माझी 360 में से 312 अंक के साथ महिलाओं में शीर्ष स्थान हासिल किया। देश के 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए जेईई एडवांस परीक्षा आयोजित की जाती है। इस साल जेईई एडवांस परीक्षा में 1,80,422 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 18 मई 2025 को देश के 230 शहरों के 712 परीक्षा केंद्रों पर जेईई एडवांस परीक्षा का आयोजन हुआ था। आईआईटी कानपुर ने इस साल जेईई एडवांस परीक्षा का आयोजन किया था। तो जेईई एडवांस परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। 54,378 अभ्यर्थियों ने जेईई एडवांस परीक्षा क्वालिफाई की है। क्वालिफाई करने वालों में 9,404 महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। शीर्ष स्थान पर रहे हैं आईआईटी दिल्ली जोन के रजत गुप्ता। फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत सौरभ जुड़ गए हैं। निशांत, जेईई एडवांस परीक्षा के नतीजे घोषित हो गए हैं। किस तरह का रिजल्ट देख रहे हैं आप? कैसी प्रतिक्रिया छात्रों की ओर से? जी देखिए शहला, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी छात्र देश में जो कि सपना देखते हैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का, उनका एक सपना होता है आईआईटी में दाखिला लेना। और आईआईटी में जो दाखिला होता है वो जेईई एडवांस परीक्षा के जरिए होता है। आपको मालूम है कि देश में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वहां दाखिले के लिए एक कॉमन प्रवेश परीक्षा होती है, जेईई मेंस। तो जेईई मेंस परीक्षा जो साल में 2 बार आयोजित होती है, जनवरी और अप्रैल महीने में, उसके परिणाम के आधार पर छात्रों को क्वालिफाई किया जाता है जेईई एडवांस परीक्षा के लिए। तो जेईई मेंस परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर 1,87,000 बच्चों ने जेईई एडवांस परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया था, जिसमें से 1,80,422 परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में शामिल हुए थे जेईई एडवांस परीक्षा में। आईआईटी जो देश के जो शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेज माने जाते हैं, देश में फिलहाल 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी है। इस 23 आईआईटी में दाखिले के लिए जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले होते हैं उसके लिए 1,80,422 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे, और जिसमें से 54,378 अभ्यर्थियों ने जेईई एडवांस परीक्षा क्वालिफाई किया है।
मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब 17,000 के आसपास सीटें होती है सभी आईआईटी मिला के, सभी 23 आईआईटी मिला के, जिन सीटों पर जेईई एडवांस परीक्षा के नतीजों के आधार पर दाखिले होंगे। तो 54,378 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया है, जिनमें से 9,400 से अधिक महिलाएं हैं। और आईआईटी दिल्ली जोन की, जैसा कि आपने बताया कि रजित गुप्ता ने 360 में से 332 अंक हासिल किया कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। और आईआईटी दिल्ली जोन के ही सक्षम जिंदल, उनको दूसरा स्थान हासिल हुआ है इस परीक्षा में। और आपने बताया कि महिलाओं में देवदत्ता माझी आईआईटी खड़गपुर जोन की हैं, जिन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ये बेहद जी निशांत, ये भी जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, उनको ये भी बताइए कि जेईई एडवांस का रिजल्ट जो है वो कहां पर ऑनलाइन देख सकते हैं जो अभ्यर्थी हैं, और साथ ही साथ क्या आंसर भी अपने चेक कर सकते हैं, मिला सकते हैं ऑनलाइन? जी बिल्कुल, जो जेईई एडवांस की वेबसाइट है उस पर रिजल्ट छात्र जाकर देख सकते हैं, jeeadv.ac.in। जेईई एडवांस की वेबसाइट है jeeadv.ac.in। उस पर परिणाम अपलोड कर दिए गए हैं और आज ही जो फाइनल आंसर की है वो भी अपलोड किया गया है वेबसाइट पर। तो छात्र अपने आंसर की भी उस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश की काफी कठिन परीक्षाओं में मानी जाती है जेईई एडवांस परीक्षा, जिसके जरिए जो आईआईटी में दाखिले लिए जाते हैं। और इस बार जो 360 अंकों की परीक्षा हुई थी, उसमें जो मिनिमम जो मार्क्स जो कि क्वालिफाई करने के लिए जरूरी हर सब्जेक्ट में, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट में 120 अंकों की परीक्षा होती है। तो हर सब्जेक्ट में 5.883% क्वालिफाइंग मार्क्स हर सब्जेक्ट में है। तो आप मान सकते हैं कि कितनी कठिन परीक्षा होती है कि 120 अंक की अगर परीक्षा है एक सब्जेक्ट में, तो उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 5.83%, यानी 7 नंबर पर क्वालिफाइंग मार्क्स है। और अगर एग्रीगेट क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 360 में से 20.56%, यानी 74 अंक क्वालिफाइंग मार्क्स एग्रीगेट। साथ ही साथ निशांत, ये जो रिजल्ट है देखिए, ये बताता है कि महिलाएं भी जो है, महिलाओं का भी आईआईटीज की तरफ जो रुझान है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ये रिजल्ट ये महिलाओं के बढ़ते हुए उस रुझान को भी दर्शा रहा है। जी बिल्कुल सही कहा शैला आपने, क्योंकि पहले माना जाता था कि इंजीनियरिंग में ज्यादातर लड़के जाते हैं और इंजीनियरिंग की पढ़ाई लड़कों के लिए ही होती है। लेकिन पिछले कुछ साल में हमने ट्रेंड देखा है कि लड़कियां भी काफी क्वालिफाई कर रही हैं आईआईटी के लिए, और इस साल भी 9,400 से अधिक महिलाओं ने क्वालिफाई किया है। तो ये बड़ी बात है कि महिलाएं भी अब इंजीनियरिंग जैसे फील्ड में आ रही हैं। और मैं बात करूं आईआईटी दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज की, जहां पे अभी महिलाओं का प्रतिशत जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में महिलाओं का प्रतिशत करीब 20% के आसपास है। मतलब जो कुल छात्र हैं उनमें से करीब 20% महिलाएं हैं। वो ये हाल के दिनों में ये संख्या काफी बढ़ी है। तो धीरे धीरे महिलाओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जो देश के जो शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां पर महिलाएं काफी संख्या में प्रवेश ले रही हैं और पढ़ाई कर रही हैं। तो अब ये कहना कि अब इंजीनियरिंग केवल लड़कों के लिए, ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि लड़कियां भी अब काफी तादाद में इन प्रतिष्ठित जो कि शीर्ष संस्थान माने जाते हैं देश के, वहां पर अब दाखिला ले रही हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद निशांत, ये तमाम अपडेट इस ब्रेकिंग न्यूज पर हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, जेईई एडवांस की परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और छात्र जो है, इसे अभ्यर्थी जो है वो ऑनलाइन जाकर देख सकते हैं और साथ साथ अपना जो आंसर्स हैं उसको भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे खबरों में। आपको बता दें कि पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ है। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयाम की व्यापक समीक्षा करेंगे और इसके बाद राष्ट्रपति पेना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी राष्ट्रपति पेना से मुलाकात करेंगे। भारत और पैराग्वे संयुक्त राष्ट्र सुधार, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सहित कई वैश्विक मुद्दों पर समान विचार साझा करते हैं।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करेंगे। 3 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन में विमानन उद्योग से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन में 1700 से अधिक वैश्विक प्रतिनिधि, सीईओ और नीति निर्माता शामिल होंगे। वैश्विक विमानन क्षेत्र में उभरते कौशल की वजह से पूरे विश्व की निगाहें भारत पर हैं। इसे और ज्यादा प्रोत्साहित किए जाने को लेकर दुनिया के प्रमुख हवाई उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधि 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ में हिस्सा लेंगे, जिसका आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। ये 1983 के बाद पहला मौका होगा जब ये भारत में आयोजित हो रहा है। इसकी मेजबानी इंडिगो कर रहा है। 1 से 3 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर से 1700 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें सीईओ, नीति निर्माता और मीडिया प्रतिनिधि शामिल होंगे। It gives a good foundation, a base on which India to build further and carry on from having been the 4th largest to now becoming the 3rd largest aviation market in the world. I think the trajectory is indeed right. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य वक्ता होंगे, जो वैश्विक विमानन मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। वार्षिक आम सभा के बाद आयोजित होने वाला विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन विमानन क्षेत्र के भविष्य पर केंद्रित रहेगा, जहां सतत विकास, नवाचार और वैश्विक संपर्क जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। Reference to India, it is now the 3rd largest aviation market in the world. So given all of these developments, the significance of Indian aviation, the emergence of stronger airlines, development of airport infrastructure, it is really opportune that we will have Prime Minister Mr. Narendra Modi delivering the keynote. भारत का विमानन क्षेत्र तेजी से उड़ान भर रहा है। यह लगभग 3,70,000 लोगों को सीधे रोजगार देता है और $5.6 बिलियन की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी करता है। पर्यटन और अप्रत्यक्ष प्रभावों को मिलाकर ये आंकड़ा बढ़कर 77 लाख नौकरियों और $53.6 बिलियन का योगदान बन जाता है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% है। जब वैश्विक विमानन उद्योग अपने भविष्य की दिशा तय कर रहा है, तो दुनिया की निगाहें टिकी है नई दिल्ली पर। रिकॉर्ड भागीदारी और उच्च स्तर की बातचीत के साथ भारत न सिर्फ IATA की मेजबानी कर रहा है, बल्कि नेतृत्व भी दे रहा है भारत मंडपम में। कैमरा पर्सन अनिल ठाकुर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए DD न्यूज। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DD न्यूज। आपको बता दें 7 भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस वक्त विभिन्न देशों की यात्राओं पर हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल वैश्विक स्तर पर लगातार पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करने का लगातार काम कर रहे हैं। आपको बता दें रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल लंदन में है, तो वहीं NCP SP सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मिस्र पहुंच चुका है। DMK सांसद कनिमोई के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल स्पेन में है। प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख कनिमोई समेत सभी सदस्य स्पेन में ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे रहे हैं। वहीं शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लाइबेरिया में मोनरोविया में है। तो दुनिया के हर आतंकी घटना में पाकिस्तान का हाथ होता है। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच इस प्रतिनिधिमंडल के जरिए लगातार जो है दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोल कर रहा है।
किस प्रकार से पाकिस्तान आतंक फैलाने के लिए धर्म का इस्तेमाल करता है, उसको जग जाहिर किया जा रहा है। आतंक के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई में दुनिया का साथ मिल रहा है भारत को। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की स्पेन यात्रा के दौरान डीएमके सांसद करीमोई ने कहा है कि हम भारत के नागरिकों के रूप में एक स्वर में एक साथ आए हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया ये समझे कि भारत को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता है। As citizens of India, in one voice, bringing the message of our government, India is not seeking revenge. India wants accountability. We want justice. So we bring this message. We want the world to understand that India cannot be blackmailed. India cannot be silenced because they say that they're a nuclear armed country. और इसी कड़ी में शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में डेलीगेशन लाइबेरिया में मोनरोविया में है। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि पहली बार कोई देश आतंकवाद के खिलाफ प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से पूरे विश्व में शांति का संदेश फैलाने का काम कर रहा है। पहली बार कोई देश आतंकवाद के खिलाफ ऐसे डेलीगेशन के माध्यम से शांति का संदेश पूरे विश्व में फैलाने का काम कर रहा है। वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये ऐसा कोई भी, आप देखिए, टेररिज्म सिर्फ ग्रसित भारत नहीं है, टेररिज्म से बाकी भी अन्य देश भी है। भारत इस टेररिज्म के खिलाफ गए 4-5 दशकों से लड़ता आ रहा है। भारत बहुत कैपेबल है सभी आतंकवादी गतिविधियों से लड़ने के लिए और हमेशा लड़ता आया है। और हमेशा पाकिस्तान के माध्यम से जितनी लड़ाइयों की इनिशिएटिव उन्होंने ली, उसमें पाकिस्तान को परास्त करने का काम भी भारत ने किया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भाजपा नेता एसएस आहलूवालिया ने बताया है कि उन्होंने यूएई से कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने के लिए कुरान और धर्म का इस्तेमाल करता है, तो इनका कुछ उपाय कीजिए। और वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि एक अच्छे मित्र के रूप में लाइबेरिया आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत के साथ खड़ा होगा। लाइबेरिया हम इसलिए आए हैं क्योंकि लाइबेरिया बहुत पुराना दोस्त है भारत का, बहुत सुदृढ़ बायलैटरल रिलेशनशिप है और उसको और ज्यादा सुदृढ़ आप कर रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं। यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है लाइबेरिया। ये वक्त है जब हमारे दोस्त को हमारी जरूरत है, हमें उसकी जरूरत है। 3 जून को मुझे लगता है कि जितना बढ़िया कैंपेन इन्होंने चलाया है, 100% डीआर कॉन्गो और लाइबेरिया दोनों ही यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर अवश्य बनेंगे। ऐसे में हम जानते हैं और हमें पूरा ये विश्वास भी है कि लाइबेरिया वहां पर पुरजोर तरीके से ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में भारत के साथ खड़ा रहेगा। और अब बात करते हैं मौसम की, मॉनसून की। तो मॉनसून के जल्दी आ जाने से पूरे देश में मौसम का मिजाज जो है वो बदला नजर आ रहा है। आज और आने वाले कुछ दिनों की बात की जाए तो दिल्ली और एनसीआर में धूल भरी आंधी और बारिश का अलर्ट है, तो वहीं यूपी, बिहार, एमपी और राजस्थान में भी आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना भी है। वहीं बिहार में भी प्री मॉनसून सक्रिय है। बिहार के 13 जिलों में भारी बारिश और तेज आंधी की चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश और लैंडस्लाइड का खतरा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो कर्नाटक में इस बार मई के महीने में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। साथ साथ तो ओडिशा, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बात करते हैं पूर्वोत्तर की। पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश कहर ढा रही है।
त्रिपुरा में भारी बारिश के कारण अगरतला शहर के कई एक हिस्सों में जलभराव देखने को मिला है, तो वहीं असम में लगातार बारिश के बाद डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। उत्तरी सिक्किम के दजुंगू क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण तीस्ता नदी के उफान के कारण फिदांग वैली ब्रिज आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी बारिश की चेतावनी के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ गया है। सुबीना हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुबीना, बारिश जो है कहर बनकर सामने आ रही है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो है जलस्तर बढ़ा हुआ है, लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह से इस पूरी स्थिति से निपटने की तैयारी है, क्या कुछ ज्यादा अपडेट है? जी शायला, जो नदी के बारे में आपने जो कहा, ब्रह्मपुत्र लेवल का नदी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और इसकी शुरुआत हम करें, जो साउथ वेस्ट मानसून का डीप डिप्रेशन बना बंगाल की खाड़ी में, वो साउथ असम होते हुए पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे छाने के कारण उसकी वजह से भारी मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार पिछले 3 दिनों से बारिश देखने को मिल रहा है। साउथ असम में कछार की बात करें, हाइलाकांदी की, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ बारिश एक्सपीरियंस किया इस साल और आज भी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा प्रेडिक्शन है रेनफॉल से ज्यादा, जिसकी वजह से जो है मेन, क्योंकि वहां पे जो तो बारिश से बिगड़े हैं हालात। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़ी हुई है। ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। लगातार पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश जो है वो कहर ढाती हुई नजर आ रही है। त्रिपुरा में भारी बारिश के कारण अगरतला शहर के कई हिस्सों में जल भराव देखने को मिल रहा है, तो असम में भारी बारिश जो है वो लगातार जो है लोगों को डिस्टर्ब कर रही है। डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। जलस्तर बढ़ने के कारण निचले जो इलाके हैं वो जलमग्न हो गए हैं, तो वहीं उत्तरी सिक्किम के दजुंगू क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण तीस्ता नदी के उफान के कारण फिदांग वैली ब्रिज आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है और आईएमडी ने पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से स्थिति के बारे में चर्चा भी की है। उन्होंने मानसून से आई इस भीषण बाढ़ और भूस्खलन का सामना कर रहे इस क्षेत्र को पूरा सहयोग देने का आश्वासन भी दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सुबीना, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण आईसीटी ने कल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। पिछले वर्ष जुलाई अगस्त महीने में जन विद्रोह के दौरान मानवता के विरुद्ध कथित अपराधों के लिए ये वारंट जारी किया गया है। न्यायमूर्ति गुलाम मार्टुजा की अध्यक्षता वाली आईसीटी की 3 सदस्यीय पीठ ने हसीना, असदुज्जमा और पूर्व पुलिस जनरल आईजीपी अब्दुल्ला अल मामून के खिलाफ आरोपों को स्वीकार करने के बाद यह आदेश पारित किया। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को 16 जून को इन्हें अदालत के समक्ष पेश करने का आदेश दिया और उसी दिन अगली सुनवाई तय करने को कहा। इससे पहले अभियोग पक्ष ने पिछले वर्ष जुलाई महीने में हुई जनहत्या की मास्टरमाइंड और भीड़ को उकसाने की जिम्मेदार ठहराई गई शेख हसीना के विरुद्ध मामला दर्ज किया। यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश के अनुसार असदुज्जमा खान कमाल और अब्दुल्ला अल मामून के विरुद्ध भी मामला दर्ज किया गया है। और इजरायली बंधकों के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान कोलोराडो राज्य में स्थित बोल्डर शहर में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। इस घटना को लेकर एफबीआई निदेशक काश पटेल ने कहा कि कोलोराडो में इजराइल समर्थक यहूदी विरोध प्रदर्शन पर आतंकवादी हमला हुआ है। प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चला है कि मोलोटोव कॉकटेल का इस्तेमाल किया गया था और बच्चे सहित 6 लोग घायल हुए हैं। इस हमले पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि बोल्डर के कोलोराडो में हुए आतंकी हमले के बारे में जानकर चिंता हुई। हमें राहत है कि इसमें किसी की जान नहीं गई। हम सभी विदेश मंत्री के साथ हैं।
और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद बात कर लेते हैं खेलों की। नॉर्वे चेस के छठे और दौर में विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश ने नॉर्वे के दिग्गज और पूर्व विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। ये गुकेश की कार्लसन के खिलाफ पहली ओवर द बोर्ड क्लासिकल जीत है। गुकेश के लिए ये कमबैक जीत रही। प्रतियोगिता के पहले दौर में काले मोहरों से खेलते हुए गुकेश को कार्लसन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। और पंजाब किंग्स ने आईपीएल फाइनल में जगह बना ली है, जहां कल उसका सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। क्वालिफायर 2 में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया। मुंबई के दिए 204 रन के लक्ष्य को पंजाब की टीम ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पंजाब के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने सर्वाधिक 87 रन बनाए। इससे पहले मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन बनाए। मुंबई की ओर से तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव ने 44 रन बनाए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आगे आप देखेंगे न्यूज पंच। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।